था। Rutherford models of atom. बिल्कुल सही बात। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में मैंने आपको ये बताया था कि एज पर द एक्सपेरिमेंटेशन रदरफोर्ड मॉडल जो है उससे ये प्रूव होता है कि एटम का सारा मास और सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। MER। So this is the basic idea of Rutherford model. आई थिंक मैंने आपको लिमिटेशन या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नहीं बताया था क्या? नहीं सर। ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल में एज पर द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट क्लास तक देखा, उसमें हमने ये देखा कि भाई जो एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट खाली है। एटम का जो सारा मास है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स द होल मास and the whole positive charge is concentrated in a very small space, and that space is known as nucleus. An electron revolve around the nucleus in circular orbits. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, इतनी बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी। एंड दैट मॉडल इज नोन एज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि सबसे पहला अटेम्प्ट था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मॉडल बनाने का। ठीक है, ओके। अब आप सोचिए कि जब भी आप कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं या कोई भी नई चीज मार्केट में लाते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको आपके मॉडल को चेक करते हैं, लोग ये देखते हैं कि आपका मॉडल जो है वो सही है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो आपको बोलेंगे भैया ये गलत है आपका मॉडल, ठीक है, इसमें ये गलतियां हैं। तो उसी तरीके से कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ लिमिटेशंस सामने आई। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल तो बन गया, नो डाउट। रदरफोर्ड का मॉडल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इट्स लाइक सोलर सिस्टम, जैसे पूरे सोलर सिस्टम का सारा मास सन के ऊपर कंसंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लाइक प्लैनेट्स। जो कि भैया मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करिए, स्क्रीन देख लीजिए, पहले वाले भाई साहब रेड कलर, हेलो CPSB मुझे दिख रहा है, ओके यस। मत करो मोबाइल फोन का इस्तेमाल, थोड़ी हमारी बात भी सुन लो। वेरी गुड। सो जब भी मैं देखो सीधी बात है, जब भी मैं क्या कहते हैं कोई भी नई चीज दूंगा मार्केट में, तो मार्केट में मेरे को क्रिटिसाइज करने वाले लोग जरूर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब ये मॉडल दिया तो रदरफोर्ड के सामने कुछ मतलब दिक्कतें सामने आ गई जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनमें से दिक्कतें, सबसे पहली दिक्कत क्या थी, ड्रॉबैक सबसे पहला वाला था कि लोगों ने बोला कि आपका मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ एटम? तो जिस मीटिंग में रदरफोर्ड अपना पूरे जिंदगी भर का जो भी बात है वो दे रहा था, उसी मीटिंग में स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात हुई। ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्यों? तो इसके ऊपर एक बात बोली गई कि भैया क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है। ऑफ कोर्स जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी एक चार्ज पार्टिकल जो कि फिक्स है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगाता है या उसकी फोर्स फील्ड में घूमता है, तो ये एक बाउंडेशन है एज पर मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल बहुत ही पुराना आदमी था और मैक्सवेल जो है दैट इज नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के हिसाब से ये बोला जाता है कि जब कभी एक चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, फिक्स है, कोई दूसरा चार्ज है Q2 जो कि मूव कर रहा है v स्पीड से, तो ये बाउंडेशन है Q2 के ऊपर कि जब वो मूव करेगा एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की फोर्स फील्ड में, तब उसके ऊपर बाउंडेशन है कि उसे अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दीजिए
दूसरे चार्ज पार्टिकल को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराइए। तो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। यही सेम चीज आपके एटम के अंदर हो रही है, रदरफोर्ड वाले मॉडल के अंदर हो रही है, क्योंकि रदरफोर्ड वाले मॉडल में एक तो है न्यूक्लियस जो कि फिक्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Ze, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो कि एक छोटा चार्ज है E- के बराबर, ठीक है। और वो फिक्स मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो लोगों ने यही बोला कि भैया एज पर द मैक्सवेल थ्योरी ये बात पक्की है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, अगर Ze चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये बात की गारंटी है कि वो कभी भी उसी डिस्टेंस पे नहीं रह पाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी एनर्जी घट रही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, आप इलेक्ट्रॉन हो, आपकी एनर्जी है 100 जूल, लेकिन अगर आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आपको 1 जूल एनर्जी पर आवर रिलीज करनी है, तो आप भाई साहब एनर्जी रिलीज करोगे तो आप लेस एनर्जेटिक हो जाओगे, तो न्यूक्लियस आपको ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। और नारी बात नहीं आ रही है। दैट मीन्स ये बात पक्की है कि जैसे जैसे आप एनर्जी रिलीज करेंगे एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, धीमे धीमे आपकी रेडियस डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी, और कंटिन्यूस डिक्रीजमेंट होते होते सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ना एक दिन न्यूक्लियस के अंदर सुसाइड कर लेंगे। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स एज पर रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, समझ में आ रही बात, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिक्स्ड ऑर्बिट हो ही नहीं सकता। ये पहला कंसेप्ट था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। व्हाई? बिकॉज एज पर रदरफोर्ड, जो आपने बोला, आपने बहुत ही ट्रिवियल आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चल रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो एनर्जी अगर रिलीज करेंगे तो फिर वो सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो वो हमेशा स्पाइरल ऑर्बिट के थ्रू, और एटम की जो एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस एटम बचेगा ही नहीं, एटम की अनस्टेबिलिटी सामने आ गई। लेकिन आप हम सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलके बने हैं, आप हम सब एटम से ही मिलके बने हैं, और हम सब स्टेबल हैं, जिंदा हैं तो स्टेबल हैं, सीधी बात, ठीक है। तो दैट मीन्स एटम जो है वो स्टेबल होना चाहिए, बट आपने जो मॉडल दिया है वो मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये पहला ड्रॉबैक है, ठीक है। इस चीज को मैं लिखवा देता हूं कि मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसका क्या कहना है। तो एज पर मैक्सवेल थ्योरी, इट इज मतलब इट इज एविडेंट दैट whenever a charged particle moves in force field of the electric field of another charged particle, it should radiate some part of its energy in form of electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जो भी कलर देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको जो अलग अलग कलर दिखते हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा मतलब कलेक्शन है, लैम्डा या न्यू के बेसिस पे अरेंजमेंट का। वो हम देखेंगे आगे जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे प्रिसाइसली। बट राइट नाउ अगर हम बात करें तो हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एटम जो है उसे एनर्जी रिलीज करनी है, तो वो कभी भी फिक्स्ड रेडियस पे नहीं रह पाएगा, और जब वो फिक्स रेडियस पे नहीं रह पाएगा, आपकी एनर्जी घटेगी, धीमे धीमे आप न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगे, और फाइनली एक ना एक दिन आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहे तो फिर एटम ही नहीं रहा, तो एटम की स्टेबिलिटी की बात हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स सबसे पहला पॉइंट यही रेज किया गया है कि भैया आपका जो मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल जो है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है।
ये बात सबको क्लियर हुई? किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताए। चलिए अगली जो, समझा नहीं है हाँ क्या बोल रहे हैं, कौन बोला? ये, इमदाद तपादार, हाँ समझ बोलिए। नहीं है, समझ नहीं है ऐसा। ओके, समझ में नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप है, आपकी मुंडी पे एक चार्ज है, ये मैं हूं, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा मोटा ताजा हूं, हष्ट पुष्ट हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, मेरी मुंडी पे चार्ज है पॉजिटिव। तो मैक्सवेल नाम के आदमी ने अपनी थ्योरी में ये प्रूव किया है कि जब भी एक फिक्स्ड चार्ज के चारों तरफ कोई भी अपोजिट चार्ज या कोई दूसरा चार्ज मूव करता है, जैसे आप मूव कर रहे हो, मान लेते हैं आपकी एनर्जी है 100 यूनिट, ठीक है, आप 100 यूनिट एनर्जी लेके मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, ठीक है, तो मैक्सवेल के हिसाब से ये बात पक्की है कि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरी फोर्स फील्ड में मूव कर रहे हैं, आई एम फिक्स्ड एंड यू आर मूविंग, ठीक है। अब आप सोचिए, एनर्जी तो कभी भी बनती नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं? तो अगर मान लेते हैं आपने 1 जूल, 1 यूनिट एनर्जी भी रिलीज की इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो आपकी एनर्जी कितनी हो गई? आपकी एनर्जी 100 में से 1 घट जाएगी ना, कितनी बचेगी? 99 यूनिट। धीमे धीमे फिर घटेगी, फिर घटेगी, तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी घट रही है, वैसे वैसे मेरा प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, और मैं हूं पॉजिटिव, आप है नेगेटिव, तो मैं आपको अपनी तरफ खींचता जाऊंगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, ऑफ कोर्स आप मेरे क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते जाएंगे, एंड फाइनली एक ना एक पॉइंट पे आप मेरे अंदर समा जाएंगे। दिस इज द थिंग, दिस इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल थ्योरी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर कोई जानता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बस यही तो हो सकता है, या तो हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सकते हैं, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम गायब नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ओके, तो आपकी एनर्जी जितनी भी थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होनी है। अगर वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होनी है, तो भाई एक ना एक समय तो ऐसा आएगा ही कि आप न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब बचेगी ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। तो इमदादुल तपादार जी, आप बताइए, समझ में आया आपको? सर समझा। हाँ, सर समझ में आया सर। वेरी गुड। चलिए, तो और किसी को कोई डाउट है? तो ये पहला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट क्या हुआ भाई, कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। दूसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा जो मेन ड्रॉबैक है वो है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में कुछ नहीं बोलता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम को कोई भी एनर्जी सप्लाई करता हूं, तो न्यूट्रल एटम क्या चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ऐसा टर्म आपने जरूर सुना होगा, ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, सुना है ना सबने ये टर्म, ठीक है। तो जब भी आप एनर्जी सप्लाई करते हो किसी भी न्यूट्रल एटम को, तो वो अपने आप एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, अगेन द सेम प्रिंसिपल, कि आपका जो न्यूक्लियस है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है के सेल, ये आप जानते हैं। अगर मैंने इसको एनर्जी दिया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर वो एनर्जी इन सेल्स के जो एनर्जी गैप है उनसे ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड ऑर्बिट में, या थर्ड ऑर्बिट में, या फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, या फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। सो ये चीज जो है ये रदरफोर्ड ने नहीं बोली। रदरफोर्ड ने केवल ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस, इन रदरफोर्ड मॉडल। और आई कैन से यही सेम चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टेक्निकल टर्म्स में, कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा is not studied
ठीक है, होता क्या है, जैसे मैंने आपके ऊपर मतलब लाइट दी, ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो एक ऑर्बिट है और दूसरी ऑर्बिट के बीच का गैप है कुछ डेल्टा ई, ठीक है, मैंने आपको लाइट दी डेल्टा ई के बराबर, ठीक है, तो आप उस लाइट को एब्जॉर्ब करके और सेकंड ऑर्बिट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन जो है जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में या फिफ्थ ऑर्बिट में, इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जब आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा तो वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस टाइप की चीजें, हाइयर ऑर्बिट में जाना और वहां से वापस आना, मतलब ग्राउंड स्टेट के अलावा एक्साइटेड स्टेट के बारे में कोई बात रदरफोर्ड ने नहीं की। समझ में आ रही बात? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि कौन कौन सी वेवलेंथ या कौन कौन सी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेते हो और हाइयर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हो, ठीक है। इमिशन का मतलब क्या है कि हाइयर से लोअर आते वक्त आप कौन कौन सी को इमिट करते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पेक्ट्रम है जो आगे आएंगे, हम बोर्स मॉडल में इनके बारे में पढ़ेंगे। सो दीज विल बी डेल्ट इन डिटेल इन बोर्स मॉडल। कुल मिला के अगर कोई आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड मॉडल की मेन ड्रॉबैक्स क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए दो। पहला जवाब कि रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, रदरफोर्ड मॉडल is not able to explain the electronic transitions which are possible normally या which are possible experimentally, ठीक है, at that time also, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग की जो थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें तो आप पढ़ते ही हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अगर आपने बेसिक बॉन्डिंग भी पढ़ा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो आप जानते हो कि भैया बॉन्ड जो है वो एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस में ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो मतलब रिजल्ट थे, ये रिजल्ट हमें पहले से पता थे, लेकिन उन पहले से पता रिजल्ट्स को भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं? किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताएं, बोलिए। कौन बोलना चाहता है? चैट बॉक्स में लोग लिखते हैं, ये नहीं कि बोल दे तो बढ़िया है। सर अल्फा पार्टिकल क्या है? रदरफोर्ड ने इसको क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट पे? ये मैसेज है असफर, हाँ असफर मैम जो भी नाम है, तो ये इन भाई साहब का मैसेज है कि ये अल्फा पार्टिकल क्यों लिया। भाई सीधी बात है, अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। मैं चैट बॉक्स में जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब सोचिए अगर मैं मतलब न्यूट्रल पार्टिकल को लेता तो क्या मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिलते? नहीं। तो मैं एटम के मॉडल की बात कर पाता? नहीं। अगर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेता, बीटा पार्टिकल्स को लेता, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं लेता तो इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी छोटी है, मास इतना कम है कि वो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सब के सब रिपेल कर जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के मास के बराबर है और उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स जो डिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिले वो ज्यादा प्रिसाइज मोशन को एक्सप्लेन कर पाए और उनकी वजह से ही हमें मॉडल मिल पाया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल लेने के पीछे का मेन रीजन है कि उसका मास ज्यादा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करता, मतलब कैथोड रेज की बात करूं, इलेक्ट्रॉन बीम की, तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर मैं लेता उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि थोड़ा सा भी न्यूक्लियस रिपेल करेगा ना तो वो कहीं दूर पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां से बहुत दूर गिरेगा। दैट मीन्स आपकी स्क्रीन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कहीं ब्राइट स्पॉट मिलेगा ही नहीं, हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही ब्राइट स्पॉट मिलेगा इलेक्ट्रॉन लेने पे, क्योंकि मास बहुत छोटा है। समझ में आ रही बात? ओके, तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल लेने का जो डिसीजन है वो है बेटर रिजल्ट, बेटर एनालिसिस। कई बार क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करना ही पीएचडी नहीं होता है या रिसर्च नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिला उसकी बेहतर एनालिसिस करना इज मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट, मतलब मोर इम्पोर्टेंट रिसर्च, ठीक है। तो आप रिसर्च वाले जैसे असद सर आपके साथ हैं, आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। असद सर ने जो जो अपनी पीएचडी की होगी तो उनका मैक्सिमम एम्फेसिस
इस पे नहीं रहा होगा कि भैया ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने, उनका मेन एम्फेसिस रहा होगा कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स निकाले उनकी ये एनालिसिस है, उससे ये चीज प्रूव होती है। सो एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो सब लेके किया होगा, नो डाउट। आज हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसने तो बेचारे ने बीटा पार्टिकल भी लिया होगा, उसने अलग अलग पार्टिकल की बात की होगी, लेकिन उसे बेटर एनालिसिस, बेटर अंडरस्टैंडिंग एटम की किस केस में मिली? अल्फा पार्टिकल के केस में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं जो आपको समझाना चाहता हूं। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है। अगर आपको फिर भी इस सवाल में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछिए, ठीक है? क्या नाम है? असहरफुर जामन बोल देता हूं मैं आपको। हाँ भाई जामन जी, तो बताइए, आपका जो डाउट है वो मैंने थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। क्लियर है? बोलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इतना पता चल गया कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो तो काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। कुछ चीजें क्या, मेन चीज तो एक्सप्लेन ही नहीं हुई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको एक्सप्लेन फिर कैसे किया गया। तो भैया उस मीटिंग में जब ये सारी बातें चल रही थी कि तुम्हारा मॉडल बकवास है, तुम्हारे मॉडल में काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा मॉडल अनस्टेबल है, तो एक आदमी ने पूरा का पूरा रदरफोर्ड की जिंदगी का, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट किए, एक आदमी है बोर, उस आदमी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उस आदमी ने केवल और केवल रदरफोर्ड का पूरा मॉडल कॉपी पेस्ट किया और उसके अंदर जितनी भी परेशानियां थी उसको मैथमेटिकली दूर कर दी, बस। तो जैसे ही उसने ये किया तो उसने बोला अब ये मेरा मॉडल है। ठीक है, तो रदरफोर्ड से बोर तक जाने की जो पीछे की कहानी है वो यही है। ठीक है, तो अगला जो मॉडल आता है दैट इज नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हमें जरूर देखना है। बोर्स मॉडल में अगर हम देखें तो क्या दिक्कतें हुई रदरफोर्ड की? जो सबसे मेन दिक्कत थी वो क्या थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो बोर्न ने सबसे पहले क्या किया, उस चीज को एक्सप्लेन किया। बोर्स मॉडल के लिए सबसे पहला टर्म जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, और यू कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो बहुत ही बढ़िया, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हीलियम लेता हूं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकालना पड़ेगा तो एक निकाल दीजिए, तो हीलियम प्लस एटम आप ले सकते हैं। लिथियम लेता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो ये ले सकते हैं आप। बेरिलियम लेते हो तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ये ले सकते हो। तो ऐसे एटम के ऊपर ही ये मॉडल वैलिड है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, समझ में आ रही बात? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो भी मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट निकला दैट इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लोगे तो Z की वैल्यू 1 है, हीलियम लोगे तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, लिथियम लोगे तो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे, बेरिलियम लोगे तो 4 प्रोटॉन होंगे। तो Z की वैल्यू बिल्कुल वेरी कर सकती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो बोर्स मॉडल ने क्या काम किया? बोर्स मॉडल ने सेम टू सेम रिपीट किया। बोर्स मॉडल ने बिल्कुल ये बोला कि अभी भी आपके पास न्यूक्लियस है, अभी भी आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो r डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास me है और जो v स्पीड से चल रहा है। बस उसने एक चीज एक्सप्लेन कर दी कि वो कौन कौन सी डिस्टेंसेस हैं जिन डिस्टेंसेस पे मूव करने पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर की जो एनर्जी ट्रांसफर की बाउंडेशन है वो खत्म हो जाए। अब ऐसे समझिए, ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर बाउंडेशन क्या थी कि उसे एनर्जी रिलीज करनी है। समझ में आई बात? इसी की वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही थी, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे ऐसी कोई मैजिकल डिस्टेंसेस मिल जाए, ठीक है, जिन डिस्टेंसेस पे मैं अगर चलूं तो मेरी जो एनर्जी ट्रांसफर है अगर वो 0 हो जाए तो फिर मेरी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इनफाइनाइट टाइम तक उसी डिस्टेंस पे मूव कर सकता हूं। यही डिस्टेंसेस को खोजा किसने? बोर्न ने। समझ में आ रही बात? और अगर हमें ऐसी डिस्टेंसेस मिल जाती हैं जिन डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी छोड़ने की जो बाउंडेशन है वो खत्म हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है भाई साहब, फिर तो हमारा काम हो गया।
क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक, इटर्निटी तक उसी डिस्टेंस r पे मूव कर सकता है। समझ में आ रही बात? फिर ये स्पाइरल जो ऑर्बिट्स बन रही थी उनका जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया बोर्न ने? सो बोर्न ने सॉल्व किया किसको? सो बोर्न सॉल्व द मैक्सवेल इक्वेशंस for hydrogen like atom and identified the condition for zero emission, zero energy emission। ये emission zero हो जाए, जब मुझे कोई एनर्जी छोड़नी नहीं पड़ेगी तो ऑफ कोर्स मेरी जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो जाएगी। मुझे एनर्जी नहीं छोड़नी है तो मेरी एनर्जी फिक्स है, दैट मीन्स मैं एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर सकता हूँ। समझ में आई बात? इसी चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो बोर्स का जो मेन जो मैं कहूँ कि एडिशन है वो है क्वांटाइजेशन लाना। मतलब बोर्स ने बोला डिस्टेंसेस क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, उन फिक्स डिस्टेंसेस पे मूव करोगे तो एनर्जी नहीं छोड़नी पड़ेगी, उनके अलावा कहीं बीच में आप नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं हैं तो आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, मतलब आप फिर लोअर ऑर्बिट में आ ही जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंसेस है जो फिक्स है, उन डिस्टेंसेस को हम बोलते हैं क्या? लाइसेंस ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब लाइसेंस बांट रखा है न्यूक्लियस ने उन डिस्टेंसेस पे कि अगर तुम उन डिस्टेंसेस पे चलोगे तो आपको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको हम बोलते हैं लाइसेंस ऑर्बिट्स, या उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या उन्हीं को हम बोल सकते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। मतलब ये ऐसी डिस्टेंसेस हैं जिन डिस्टेंसेस पे आपको कोई भी रेडिएशन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। अगर मुझे ऐसी डिस्टेंसेस मिल जाती हैं आफ्टर सॉल्विंग मैक्सवेल इक्वेशन, नो डाउट मैक्सवेल इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन एक 2-3 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज नॉट इवन इन द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। तो आपके सिलेबस से तो बहुत बाहर की चीज है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर देखना है, रिजल्ट जरूर याद करना है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है भाई सॉल्यूशन का? उसने ये देखा कि जितनी डिस्टेंस पे ये चीज देखी गई कि एनर्जी रिलीज जीरो हो जाता है, उन डिस्टेंसेस पे एक चीज हमेशा फिक्स आती है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि एंगुलर मोमेंटम, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन should always be integer multiple of h upon 2 pi। That means अगर मैं अपने केस की बात करूं तो ZE और E, अगर ये डिस्टेंस R है, आपका मास M है, आपकी स्पीड V है, तो ये बोला गया कि डिस्टेंसेस वही फिक्स होंगी या वही फिक्स्ड ऑर्बिट बनाएंगी जिन डिस्टेंसेस पे इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो? h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में हो। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट होता है L से, L वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। सो दिस इज द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन रेडिएटिंग या स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मतलब अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तब इलेक्ट्रॉन को कुछ भी रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन उस डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर है, उस डिस्टेंस पे वो अनंत काल तक रह सकता है, घूम सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्या आप लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है? बोलिए। नो सर। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम क्या है उसको मैं थोड़े आगे वाले पेजेस पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है तो मैं अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि और कलर अलग कर देता हूँ, दैट इज अ बेटर अप्रोच। सो एंगुलर मोमेंटम 6 पेज, सो फिजिक्स। तो नो डाउट धीमे धीमे फिजिक्स वाले सर आपको मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब चीजें बताएंगे, क्योंकि फिजिक्स के सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। बट अभी हाल फिलहाल के लिए मुझे जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
जो बताऊंगा सही बताऊंगा, तो आप मेरी बात को याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फिजिक्स में दो टर्म होती हैं जो बहुत ही पॉपुलर है। एक टर्म होती है मोमेंटम। मोमेंटम आप जरूर पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। ये होता है लीनियर मोशन में, जब कोई चीज सीधी रेखा में चले। तो मान लेते हैं m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम डिफाइन होता है, दैट इज नोन एज m इंटू वी वेक्टर, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज नोन एज मोमेंटम। समझ में आ रही बात? ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये नोट्स में आपको भेज रहा हूं, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होता है मोमेंटम, ठीक है। ये है लीनियर मोशन। लेकिन जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करे, ये फिक्स्ड सेंटर है, ये m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से मूव कर रहा है, r रेडियस पे मूव कर रहा है, और ये क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन के दौरान नो डाउट इस m मास के पार्टिकल में v स्पीड होने की वजह से मोमेंटम तो है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, दैट विल बी मोमेंटम, ठीक है। बट यहां पे एक नई चीज डिफाइन होती है, एंड दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का टेक्निकल इक्वेशन क्या है? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। ये है इसका टेक्निकल मतलब फॉर्मूला, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने वेक्टर ही नहीं पढ़ा। फिजिक्स वाले सर आपको वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बताया जाएगा। अभी मेरे को अगर चाहिए तो मैं सीधा इसको आपको इस केस में बता देता हूं कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो आता है कितना? उस चीज का मास, उस चीज की वेलोसिटी मतलब स्पीड, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मतलब m इंटू वी इंटू आर। अभी आप इतना याद रखिए बस। So this is you need to remember. This will be explained in detail in physics, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। फिजिक्स बिल्कुल में आप पढ़ेंगे तो आपके फिजिक्स वाले सर उसको पढ़ाएंगे, बट अभी मेरे को केवल और केवल अपने एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करना है। तो बस एक सर्कुलर मोशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है बस ये देखनी है। कितनी होती है? जो नॉर्मल मोमेंटम है m इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे लिए अगर हमारा एटम हमारा इलेक्ट्रॉन जो है r डिस्टेंस में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें पता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं एंगुलर मोमेंटम mv/r। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, इसको आप याद करिए, ठीक है। नो डाउट विद इन 1 और 2 मंथ जब फिजिक्स वाले सर आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो वहां पे ये चीज प्रूव हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम आना ही आना है, ठीक है। तब तक आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो चुके होंगे, तब तक आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आप जानते हैं। अभी आप जितने इंटेलिजेंट हैं उसके हिसाब से मुझे ये चीज चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा कि एंगुलर मोमेंटम नाम की एक चिड़िया होती है और उस चिड़िया का इतना मान होता है, बस, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो। ओके, चलिए यस सर। चलिए तो वापस आ जाते हैं। तो बोर ने क्या किया? बोर ने आपको एक कंडीशन दी कि अगर आप उसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हो जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into velocity of electron into radius of electron will always be integer multiple of nh upon 2 pi, जहां पे n क्या है? n है आपका ऑर्बिट नंबर, h क्या है? h है प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर। पाई इसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14, वैसे तो बहुत ज्यादा होता है बट 3.14 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द ब्रेक थ्रू ऑफ व्हाट बोर। बोर ने अगर ये काम नहीं किया होता तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं होती। बोर ने
इक्वेशन को सॉल्व करके ये कंडीशन बताई कि भैया इलेक्ट्रॉन कभी कभी इन डिस्टेंसेस पे अगर होंगे, जिन डिस्टेंसेस पे उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीजर मल्टीपल में आएगा, तो उनको इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो, कोई सवाल पूछना चाहता है? बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। रिजाउल करीम। एच क्या है सर? एच एक कांस्टेंट है, जैसे अलग अलग कांस्टेंट होते हैं ना भाई, जैसे आपने क्या अभी तक कोई कांस्टेंट नहीं देखा? जैसे जी की वैल्यू, जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन में आर कांस्टेंट होता है। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जैसे जब भी आप कोई भी प्रोपोर्शनलिटी लगाते हो ना, कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो आप क्या बोलते हो? ए इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू बी। तो ये जो कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू जो यहाँ पे है। कभी कहीं भी अब आपके जीवन में एच आएगा तो ये वैल्यू फिक्स है, जिसको हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि कई बार आपको इस डायरेक्ट वैल्यू का यूज करके और आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्लांक कांस्टेंट हो गया, मतलब आप देखते हो ना, जब भी आप कोई पेपर देते हो, पेपर के शुरुआत के पेज पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाती है। कई बार क्वेश्चन के अंदर भी दिया जाता है कि फॉर दिस यूज दिस वैल्यू फॉर दिस कांस्टेंट, है कि नहीं? तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, नहीं भी गिवन होगी तो ये प्लांक कांस्टेंट इतना पॉपुलर है कि जब आप इस चैप्टर को जब तक खत्म करोगे तब तक आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद हो जाएगी। नींद में भी मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आपको पता होगा कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है। समझ में है? क्लियर? रजाउल करीम साहब बोलिए। हाँ सर। ओके, तो इसको बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, ये आपको अभी हम लोग जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे बोर्ड्स मॉडल की, तो इसमें एक इक्वेशन यही होगी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगेन फिजिक्स का एक और फंडामेंटल रूल जो आपको पता होना चाहिए। इमेजिन करिए कि जब आप कभी भी सर्कुलर मोशन, क्योंकि हम तो सर्कुलर मोशन ही करा रहे हैं आप अगर हिसाब से देखें तो, ठीक है, इमेजिन करिए बचपन में आपने जरूर देखा होगा कि आपने एक धागे में या एक रस्सी में एक पत्थर बांधा होगा एम मास का, और उसको बढ़िया घुमाया होगा ऐसे ऐसे। मैंने तो घुमाया है। ठीक है, हमारे टाइम पे लोग यही करते थे, घुमा घुमा के फेंको, तार पे लगा या नहीं लगा, खींच लो। ठीक है, मजे आते थे। तो आप समझिए कि अगर एम मास का पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट, ये आपका हाथ है जहां पे फिक्स है ओरिजिन, अगर v स्पीड से घूमता है, तो सोचिए सर्कुलर मोशन में एक चीज जो है हिडन है, वो क्या है कि जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन होती है, जैसे आपने एक रस्सी लीजिए, धागा लीजिए, धागे से एक छोटा सा पत्थर बांध लीजिए, पेन बांध लीजिए, सर्कुलर मोशन कराइए, तो हमेशा आपके हाथ के ऊपर, मतलब जो पत्थर है वो आपके हाथ से दूर की तरफ भागना चाहेगा। रस्सी में एक टेंशन जनरेट होता है नहीं? ठीक है, एक फोर्स हमेशा ऐसा आएगा जो कि इसको ड्रिफ्ट कराना चाहेगा। दैट ड्रिफ्ट फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रही बात? ओके, ये इमेजिनरी फोर्स है जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आप इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, अब कहां से आया इसकी बेसिस फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे, बट आप फील करिए, आपने एक धागा लिया, कपड़ा ले लीजिए, कपड़े का टुकड़ा लिया, उसके एक तरफ एक पत्थर बांध दिया और उसको दूसरी तरफ अपने हाथ से पकड़ लिया अंगूठे से और उसको घुमाइए, तो हमेशा आपको लगेगा कि हमेशा आपका हाथ पत्थर के डायरेक्शन में उस तरफ खिंच रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि पत्थर अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही मूव करता रहे। समझ में आ रही बात? ओके, तो एक ड्रिफ्ट हमेशा होता है। इस ड्रिफ्ट को कौन बैलेंस करता है? अगर आर रेडियस पे ही इस पत्थर को घूमना है, तो जितना ये ड्रिफ्ट वाला फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस रस्सी में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, तो रस्सी में टेंशन आ जाता है, मतलब रस्सी की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कभी भी ड्रिफ्ट फोर्स से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन कम है और ड्रिफ्ट फोर्स ज्यादा है तो आपकी रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, आप छोटे धागे से बांध के घुमाएंगे, जल्दी टूट जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पीड के आगे टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? इस चीज को ही आप बेसिस बनाइए।
तो इस चीज में ये जो ड्रिफ्ट फोर्स है, फिजिक्स वाले सर जब आपको पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन तो वो बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन के दौरान का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा होता है m, कितना मास है उस पार्टिकल का, v कितनी स्पीड है उस पार्टिकल की, डिवाइड बाय r। ये चीज भी आपको अभी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक आपने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है। तो ये चीज आपको भाई साहब याद करना पड़ेगा। मैं क्यों आपसे ये चीजें याद करवा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मुझे इनकी जरूरत है, क्योंकि जब तक आपको ये दो चीजें पता नहीं होंगी तब तक मैं बोर्स मॉडल की मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं कर सकता और रिजल्ट नहीं निकाल सकता। समझ आई बात? तो हमारी मजबूरी है, फिजिक्स में तो ये जरूरी है, केमिस्ट्री में मजबूरी है, ठीक है, फिजिक्स के लिए जरूरी है। ओके, डायलॉग बन गया। तो फिजिक्स वाले सर आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जनरल इक्वेशन, और सर्कुलर मोशन के दौरान सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर होता है कि अगर m मास का पार्टिकल v स्पीड में घूम रहा है r रेडियस के सर्किल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होता है। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने मॉडल की तरफ जो बोर्ड्स ने हमें दिया। नो डाउट हमारे मॉडल में कोई रस्सी नहीं है, हमारे मॉडल में कोई डायरेक्ट करेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे मॉडल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि Ze प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, इमेजिनरी रस्सी है और इसके ऊपर एक ड्रिफ्ट फोर्स लगा है। दैट मीन्स अगर r रेडियस पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो ये बात पक्की है कि ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। चलिए तो अब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, किसकी, बोर्स मॉडल की। किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्रीवियस पेज पे लिख लीजिएगा, लिख लिया सबने? ये फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ओके। और एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि आगे चल के ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन के लिए भी फिजिक्स में एक पूरा टॉपिक है चार्जेस के बीच में, कि अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर वाला फोर्स, इज ऑलवेज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे k एक कांस्टेंट है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आप याद रखिए। हाँ भाई, रहमानुल कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, चलिए हाथ दिखा दिया उन्होंने अपना, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है बताए, ठीक है। दिक्कत अगर आपको है भी तो मैं अभी आपको बोल ही रहा हूं कि ये सारे टॉपिक जो है वो फिजिक्स में इन डिटेल में आपको कराए जाएंगे, सो डोंट वरी। आपको फिजिक्स में अभी आप मेरी बात मान लीजिए कि इतना होता है, ठीक है। जब फिजिक्स वाले सर आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको ये हर एक फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो आपको कराया जाएगा, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ही होता है, क्यों, यू कैन प्रूव इट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपके सर बताएंगे, फर्स्ट क्लास 12 के पहले चैप्टर में यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब मैं अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए। मुझे आवाज आने लग गई है, जैसे असद सर गए आप लोग बातें करने लग गए हो, CPSP भी वाले लोग हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। असद सर के जाते ही आप लोग मतलब बातें करना स्टार्ट कर देते हो। सर फिजिक्स की टॉपिक पढ़ने के बाद अगर वो पढ़े तो अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बट मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि मुझे केवल और केवल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मुझे जो मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए वो तो मैं बनाऊंगा ना यार, ठीक है। अब रही बात फिजिक्स पढ़ने के बाद, यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है, आपको और भी ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो तो क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ जगह पे जो जहां जहां मैंने बोला है
कि आप चीजों को याद कर लीजिए, समझने की मतलब डिटेल में समझने की बजाय आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, मैं जो भी बोलूंगा वो सच है, वही निकलेगा बाद में भी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हमें इस जगह पे करना है। ठीक है, चलिए, तो हफीज और मैम मजूमदार जी, आप मेरी बात से सहमत हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। चलिए, तो अब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर z इलेक्ट्रॉन के बराबर फोर्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वो nth ऑर्बिट में है। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn है, और मान लेते हैं nth ऑर्बिट की जो रेडियस है ये rn है, और आपका इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, फिक्स है, इस रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। तो vn क्या है? vn है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। rn क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए, क्लियर है? ठीक है भाई, आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का एफबीडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है ये वाला, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला, और दूसरा लग रहा है ड्रिफ्ट फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, इस Rn रेडियस पे ही रहना है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो वो पास में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, तो रेडियस फिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहे। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है? इलेक्ट्रिकल फोर्स मैंने आपको बताया कि दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लगा दीजिए, तो k Q1 कितना है? न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज Ze, Q2 कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दैट इज E अपॉन डिस्टेंस कितना है? Rn, सो Rn का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अगर m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से चल रहा है r रेडियस पे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यूज कर लीजिए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय रेडियस। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है जरूर पूछिए, बताइए। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई कुछ कहना चाहता है? ये पहली मैथमेटिकल इक्वेशन है। और दूसरी क्या है भाई? सेकंड इक्वेशन किसके हिसाब से आएगी? मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से। क्या कि अगर कोई डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस क्या है? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। दैट मीन्स उस डिस्टेंस पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH अपॉन 2 आनी चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है भाई? मैंने आपको अभी बताया, एंगुलर मोमेंटम होता है सर्कुलर मोशन के दौरान mvr के बराबर। दैट मीन्स अगली इक्वेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आपको मिली, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है, आपको मिला।
एक मिनट रुकिएगा, आप देखिए कोई डाउट है किसी को तो। हाँ भाई, किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बताएं। सर मैक्सवेल थ्योरी थोड़ा फिर से सर समझाइए। पूरा फिर से क्या समझाऊंगा मैं? नहीं सर, वो इक्वेशन, ओनली इक्वेशन सर। सुनिए 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 भाई, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आर एन डिस्टेंस पे फिक्स है, ये बात तो पक्का है, ठीक है। अब अगर आप आर एन डिस्टेंस के सर्किल में मूव कर रहे हैं तो सोचिए, आपके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स तो आपको मतलब सेंटर से दूर भगा रहा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा फोर्स वो है क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? तो एक फोर्स आपको लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ, जो न्यूक्लियस की तरफ आपको खींच रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस से दूर। अब सोचिए कि अगर आपको उसी फिक्स डिस्टेंस पे ही मूव करना है सर्कुलर मोशन, तो ये बात तो पक्की है ना कि ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो आप बाहर की तरफ चले जाएंगे, अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो आप अंदर की तरफ आ जाएंगे, आप कांस्टेंट रेडियस पे नहीं रह पाएंगे। समझ में आ रही बात? किसने पूछा था ये सवाल? महफूज जी, आप थे क्या? यस सर। हाँ, तो समझिए इस बात को, मैं अगले पेज पे आपको समझाता हूँ। जैसे ये आप है, ठीक है, अगर आप एक फिक्स लाइन में चलना चाहते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, मान लेते दो आदमी आपको मुक्के मार रहे हैं इस डायरेक्शन में और दो आदमी मुक्के मार रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप सीधी लाइन में कब चल पाएंगे? जब दोनों डायरेक्शन में बराबर मुक्के पड़े आपको, ऐसे समझिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में बच गया तो आप सीधी लाइन में नहीं चल सकते। समझ में आ रही बात? आप कहीं ड्रिफ्ट कर जाएंगे, ऐसे या ऐसे। मान लेते हैं इस ए वाले आदमी ने बी वाले आदमी ने बराबर बराबर फोर्स लगाया आपके ऊपर, तब तो आप पहला केस है, आप सीधी लाइन में चलेंगे। लेकिन मान लेते हैं ए ने ज्यादा फोर्स लगा दिया या बी ने कम फोर्स लगा पाया, तो आप ऐसे चले जाएंगे। अगर बी ने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा खींचा आपको अपनी तरफ, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। वही सेम बात है, फील करिए खुद कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन को अपना नॉर्मल पाथ फॉलो करना है तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर, क्योंकि अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो फिर ये इस पाथ पर रहेगा ही नहीं, ये अंदर चला जाएगा, और अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो फिर ये बाहर चला जाएगा। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? तो कांस्टेंट रेडियस हो ही नहीं पाएगी, आर एन की वैल्यू फिक्स नहीं हो पाएगी अगर ये फोर्स बराबर नहीं है तो। समझ में आया महफूज जी? बोलिए। यस सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो पहली इक्वेशन है वो यही बोल रही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स तो लगा है अंदर की तरफ, जो क्योंकि न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू है ये, और दूसरा फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू है ये। अगर उसे उसी डिस्टेंस पे कंटिन्यूअसली चलना है तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? NH सर। हाँ बोलिए बोलिए, डाउट क्या डाउट है? सर NH मतलब क्या होता है सर? NH क्या क्या? NH? NH कहाँ है सर? अभी आप ये बताइए, आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? सेकंड इक्वेशन पे बाद में आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया आपको, ये बताइए सर। चलिए ठीक है। सेकंड इक्वेशन में अब सीधी बात है कि जो मेन दिक्कत थी रदरफोर्ड मॉडल की, वो क्या थी कि रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी छोड़नी पड़ रही थी। तभी ना बोर्स मॉडल आया, और बोर्स मॉडल ने क्या कंसेप्ट दिया
कि भैया कुछ डिस्टेंसेस होती हैं जिन पे एनर्जी रिलीज नहीं करना होता है। दैट मीन्स उन डिस्टेंसेस पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। मैंने बताया आपको n क्या है, h क्या है। देख लीजिए तमीम जी, आपने पूछा h क्या है, h है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक इक्वेशन ये तो फिक्स है, दिस इज अ फिक्स्ड इक्वेशन कि अगर आप r डिस्टेंस पे मूव करेंगे और आप नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट हैं तो ये चीज तो होना ही होना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो ये वाली और दूसरी इक्वेशन बैलेंसिंग वाली, इन दोनों इक्वेशंस ही तो आपको लगानी पड़ेंगी एक साथ, अदरवाइज काम कैसे होगा। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक चीज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो हमने लिख दिया। दूसरी चीज उसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, जहां पे h क्या है, अगेन प्लांक कांस्टेंट, मैंने अभी थोड़े 2 पेज पहले एक्सप्लेन किया है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर, और ये बाकी चीजें सही है, सेम टू सेम। ठीक है, अब सोचिए इन दोनों जगह पे मैं ये बात मानता हूं कि z अलग अलग हो सकता है, n अलग अलग हो सकता है, लेकिन k फिक्स है। चलिए मैं अब कांस्टेंट डिनोट कर रहा हूं, तो कांस्टेंट डिनोट करने के लिए मैं अलग कलर ले रहा हूं। k कांस्टेंट है, z वेरिएबल है, बट e कांस्टेंट है। चार्ज e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, e फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, Rn वेरिएबल है, Rn वेरिएबल है, Vn वेरिएबल है। तो मुझे क्या पता चला, Vn एंड Rn दीज आर वेरिएबल्स। आगे देखते हैं, L की वैल्यू में n वेरिएबल है क्योंकि n अलग अलग ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में अलग होगा, सेकंड में अलग होगा। h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। दैट मींस अगेन वेरिएबल्स आर Vn एंड Rn। तो दो इक्वेशन है आपके पास और दो ही वेरिएबल है आपके पास, आप दो इक्वेशन को से दो वेरिएबल को सॉल्व तो कर ही सकते हो, तो बस यही करना है आपको। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके Vn और Rn की वैल्यू निकाल दीजिए, बस मैथमेटिकल मॉडलिंग खत्म हो जाएगी। ओके, किसी को कोई भी डाउट है अभी मौका है, पूछ लीजिए। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को कोई परेशानी है बोलिए, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फिर से एक्सप्लेन कीजिए भाई। फर्स्ट इक्वेशन तो यार सीधी सीधी बात है, जैसे अभी आप बैठे हो अपनी चेयर पे तो आपके ऊपर नेट फोर्स 0 है ना भाई, तो आप अपनी न्यूट्रल कंडीशन को कम मेंटेन कर सकते हो जब आपके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। तो अगर अनंत काल तक इलेक्ट्रॉन को r रेडियस के सर्किल में घूमना है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना भाई, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक न्यूक्लियस उसे खींच रहा है, दूसरा सर्कुलर मोशन की वजह से वो दूर भाग रहा है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सबने पढ़ा होगा कि भैया कोई चीज जो मूविंग है वो मूव करती है, कोई चीज जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहती है। समझना ही बात, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे उसको कंटिन्यूसली अनंत काल तक इसी रेडियस पे घूमना है। तो वो इसी रेडियस पे कब घूम पाएगा, जब उसके ऊपर बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स उसके ऊपर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो। वही तो फर्स्ट इक्वेशन है। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, उसको हमने निकाल लिया K(Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर से। बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया MEVN। अंदर का वाला क्या है? क्या है? अरे भैया अब बोलिए, जब मैं बोल रहा हूं तब बोलने से थोड़ी ना मुझे सुनाई देगा। अब बोलिए जब मैं आपको समय दे रहा हूं। अंदर का वाला क्या? फोर्स है सर, अंदर का वाला। अंदर वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उनका टोटल फोर्स होता है K कांस्टेंट
Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, R का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। हमारे केस में Q1 कितना है ZE, Q2 कितना है E, R कितना है RN। तो फोर्स कितना आएगा K ZE इंटू E अपॉन RN स्क्वायर, यही ना आया, वही लिखा है मैंने, K ZE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रजाउल करीम, हाँ सर, समझ में आ गया। और वैसे भी आप जानते ही हैं ये बेसिक आइडिया तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स अट्रैक्शन का ही होगा। कितना होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस अट्रैक्शन फोर्स को, जो रिपेलिशन वाला फोर्स है, वो बराबर होंगे, तभी रेडियस सेम रहेगा और उसी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बस मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया आपका। मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो पहला इक्वेशन है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मैं अगर इन दोनों इक्वेशन से वी एन और आर एन के स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना चाहूँ तो वो क्या निकल के आएंगे। मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन से वी एन की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो 2 से वी एन की वैल्यू क्या निकलेगी, वी एन की वैल्यू निकलेगी एन एच अपॉन एम ई आर एन 2 पाई। ठीक है, यूज दिस इन वन में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर एन। वी एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एच अपॉन एम ई आर एन 2 पाई का स्क्वायर। लिख सकता हूँ या नहीं, बोलिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे आर एन से एक आर एन तो जा ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, खोल दीजिए ब्रैकेट, तो आपको मिलेगा एम ई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर। आप अगेन देख पाएंगे कि जो फाइनल वैल्यू है वो है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन एंड दैट इज इक्वल टू, ये एम ई से एक एम ई भी कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये मिलेगा एम ई आर एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। आप अगेन देख पाएंगे ये आर एन से ये आर एन भी कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ से आपको आर एन मिल जाएगा। तो आर एन की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर एन को उस तरफ ले जाइए, बाकी सबको एक तरफ ले आइए, तो मिलेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ई 4 पाई स्क्वायर और ऊपर क्या था के जेड ई स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इनमें कांस्टेंट क्या क्या है, उनको अलग कर लीजिए और जो वेरिएबल है उनको अलग कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं एन तो वेरिएबल है क्योंकि ऑर्बिट नंबर है, चेंज होता रहेगा। एच कांस्टेंट है, नो डाउट, एच की वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सो 4 पाई भी कांस्टेंट है और उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल है क्योंकि जेड अलग अलग एटम का अलग अलग होगा। अगर हाइड्रोजन है तो 1 होगा, हीलियम है तो 2 होगा, ई कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट को आप अलग कर दीजिए और रिमेनिंग पार्ट को अलग कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आर एन इज इक्वल टू, अगले पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेज भर गया है। ठीक है, इतना मतलब मैंने खुद कैलकुलेट किया है। ठीक है, आपको अगर मैथमेटिक्स से नफरत है, मैथमेटिक्स से दिक्कत है, आप मत दिमाग लगाइए, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आपको जरूर याद करना पड़ेगा। अगर आप वो फाइनल रिजल्ट याद नहीं करेंगे तो फिर ये टॉपिक किसी काम का नहीं है। ठीक है, नो डाउट एक आइडियल स्टूडेंट को तो पूरा डेरिवेशन भी आना चाहिए, बट अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल रिजल्ट जरूर आना चाहिए।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो हम निकालने वाले हैं। चलिए तो आर एन की वैल्यू लिख लेते हैं कितना है। तो अगले पेज पे आर एन इज इक्वल टू क्या निकल के आया बताइए जरा। तो आर एन की वैल्यू निकल के आ रही है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कितना निकल गया एम ई 4 पाई स्क्वायर कितना के जेड ई स्क्वायर। अब देखिए जो जो कांस्टेंट थे उनको अलग कर लिया। तो कांस्टेंट ऊपर है एच स्क्वायर, नीचे क्या है 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। और दूसरी तरफ ऊपर मिलेगा एन स्क्वायर और नीचे मिलेगा जेड। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू डाल दीजिए 6.625 इंटू 10⁻⁻34। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। एम ई की वैल्यू आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। के की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। और ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 किलोग्राम। आप ये सारी वैल्यूज को जब यहाँ पे पटक देते हैं तो वो एक कांस्टेंट निकल के आता है और उसकी वैल्यू होती है आर एन इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट में मान लेता हूँ आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाई बोर्स मॉडल। आर नॉट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आती है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर्स, या इसी को हम बोलते हैं 0.529 एंगस्ट्रम। So this is the result जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। और मैंने आपको फिजिक्स के इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले बताए क्योंकि मैं ये रिजल्ट बताना चाहता था आपको। बस यही मेन बात है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है इससे सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, हमें ये जरूर आना चाहिए। तो आइडियली आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको इसके डेरिवेशन भी पता हो। बट अगर आप मैथमेटिक्स में अनईजी फील करते हैं, आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट ये जो दो इक्वेशंस हैं ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद जो रिजल्ट हमने निकाला दोनों को सॉल्व करके ये क्लियर होना चाहिए। बोलिए, किसी को कोई भी डाउट है बताइए। तो यहाँ पे जो आर नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप देखें तो आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लिख लूं और जेड की वैल्यू 1 लिख लूं, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है आर नॉट। समझ में आई बात? तो हाइड्रोजन एटम मतलब आर नॉट रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू भी क्या है 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू भी क्या है 1। बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में? बताएं सर। रेडियस ऑफ फर्स्ट के बाद क्या है? समझा नहीं, फिर से बोलिए। बंधु, रेडियस ऑफ फर्स्ट के बाद क्या लिखा आपने? फर्स्ट के बाद कहाँ पे? फर्स्ट के बाद लास्ट में है सर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके सर। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो आर नॉट होता है। और एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज प्रूव होती है। 0.529 एंगस्ट्रॉम ही हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है। क्लियर है सबको? बोलिए। ओके, और कोई डाउट है किसी को? सिमिलरली अगर मैं इस आर एन की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, जो सेकंड इक्वेशन था यहीं पे, इसमें मैं आर एन की वैल्यू को डाल दूं तो मुझे वी एन मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं वी एन भी निकाल ही लूं। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है तो इसको मैं बड़े आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो यूजिंग फर्स्ट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी? एम ई वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यूज कर लीजिए। सो एम ई वी एन आर एन की जगह पे आप क्या लिखेंगे? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एंड दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई।
तो देखिए यहाँ से आपको Vn मिल जाएगा। सो Vn की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखिए एक n से एक n तो कैंसिल हो रहा है, क्या मिलेगा? h अपॉन 2 पाई, ऊपर वाले से जाएगा me और r0 और n आएगा या नहीं, और ऊपर चला जाएगा z। सो z बाई n देख लीजिए, ये मिलेगा। ठीक है, अगेन h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, r0 कांस्टेंट है, तो इस पूरे के पूरी चीज को आप एक नया कांस्टेंट बोल दीजिए। ठीक है, सो दिस होल थिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ न्यू कांस्टेंट V0। तो आपको जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? Vn is equal to V0 Z by n, and this is again a very important formula। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, V0 की वैल्यू आप जब h की, पाई की, me की, r0 की वैल्यू डाल देते हैं तो V0 की वैल्यू निकल के आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए, सो दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि जब आपका Z1 हो जाएगा, N1 हो जाएगा, तो स्पीड V0 के बराबर होगी। समझ नहीं बात? तो ये जो आप देख सकते हैं कितनी हाई स्पीड में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एज पर बोर्स मॉडल। फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो देखिए 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में चल रहा है, मतलब लाइट की स्पीड से 1000 के आसपास कम, बस। तो बहुत तेज चल रहा है, इतना तेज आपका कोई व्हीकल नहीं चलता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन इतने छोटी सी जगह में रहते हुए भी इतना तेज मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? सवाल कैसे आते हैं, मैं एक सवाल आपको देता हूँ, एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, समय नहीं बचा है अपने पास। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन होते हैं, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया भाई? आपको बोलना पड़ेगा, समझ में क्या नहीं आया। ये डेरिवेशन सर। ये तो भाई साहब, ये तो आपको समझ में आ गया, Rn इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई Z। अपना माइक ऑन रखिए आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, उसी हिसाब से समझेंगे अपन लोग। रिजाउल करीम जी बात करिए मेरे से। तो Rn इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई Z। रिजाउल जी आपको बोलना पड़ेगा, मैं जो जो बोलूंगा एक स्टेप बाय स्टेप आप समझिए चीजों को। तो Rn इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई Z, यहां तक आपको समझ में आया है नहीं, ये बोलिए। थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, आप खुद से कोशिश करिए घर पे। ये दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, सॉल्व करके Vn और Rn की वैल्यू निकालिए। मैंने वही किया है। पहली इक्वेशन थी आपके पास बैलेंसिंग वाली, दूसरी इक्वेशन थी आपके पास एंगुलर मोमेंटम वाली। ठीक है, तो बैलेंसिंग वाली और एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया Vn और Rn के लिए, तो मुझे Rn की वैल्यू निकल के आई इतनी, R0 n स्क्वायर बाई Z के बराबर। और जब Vn की वैल्यू निकाली तो Vn की वैल्यू निकल के आती है इतनी, V0 Z बाई n के बराबर। तो कुल मिला के जो दो रिजल्ट हमें मिले वो उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही मिले हैं, 1 और 2। ठीक है, आप थोड़ी मेहनत करिए। अगर आपको मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, तो एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को अपने लेवल पे सॉल्व करिए। आपने ऐसे सवाल बिल्कुल सॉल्व किए हैं कि 2x + 3y इज इक्वल टू 6 एंड 5x + 6y इज इक्वल टू 8। बताओ x और y कितने हैं? वही तो है ये। तो एक इक्वेशन Vn और Rn में ऊपर वाली है और एक इक्वेशन Vn और Rn में नीचे वाली है, तो उनको सॉल्व करके आपको Vn और Rn की वैल्यू निकालनी है। इतना सिंपल है। रोबीना जसमीन जी बोर्ड पे मत लिखिए। एनीवे, सो बहुत ही क्लियरली जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे रिजल्ट जो मिलते हैं वो ये मिलते हैं, Rn इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई Z। R0 की वैल्यू कांस्टेंट की टर्म्स में इस पूरे चीज की वैल्यू इतनी निकल के आती है। और जब मैं इसी R0 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है, Vn इज इक्वल टू V0
Z/n, जहां पे V0 की वैल्यू इतनी निकल के आती है। ठीक, अब अगर आपको डेरिवेशन क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप रिजल्ट्स पे फोकस करिए। रिजल्ट क्या निकला, किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के साथ इस टाइप से रिलेशन में रहती है। सो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड सेकेंड रिजल्ट है Vn इज इक्वल टू V0 Z/n। तो अगर आप, मैंने बोला ही है कि आपको मैथमेटिक्स से दिक्कत है, मैथमेटिक्स में आप लोग कमजोर हैं, कोई बात नहीं, आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैंने तो प्रूव किया ही है, आपके सामने ही निकाले हैं। ये दो फॉर्मूले निकलते हैं, इनको आपको याद रखना है। R0 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रम और V0 की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतना आपको याद करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सवाल कैसे आते हैं, मैं एक सवाल आपको देख के देखने वाला हूं। ये सवाल कैसा आता है, सवाल ऐसे आते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ helium plus atom, the radius is x unit। ये आपको गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम प्लस एटम के तीसरी ऑर्बिट में है और उसकी रेडियस जो है वो x यूनिट के बराबर है। ठीक है, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in following cases। पहला केस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा केस, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ एटम। तीसरा केस, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Pe3+ एटम। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं रेडियस के, वेलोसिटी के। ठीक है, आगे चल के हम इससे एनर्जी भी निकालेंगे, एनर्जी के। ठीक है, तो पहला पार्ट जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी दो पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। तो क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। तो थर्ड ऑर्बिट, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड ऑर्बिट गिवन है, मतलब n की वैल्यू 3 है। हीलियम प्लस एटम, हीलियम प्लस एटम के लिए z की वैल्यू 2 है, ये हमें पता है पहले से, और उसकी वैल्यू x गिवन है। तो सारे आंसर x की टर्म्स में आएंगे, ये बात तो पक्का है, क्योंकि x हमें अननोन नहीं है, नोन है। ठीक है, अब सोचिए क्या गिवन है आपको आंसर, ये पार्ट। तो पहले आपको क्या गिवन है, पहले आपको जो चीज गिवन है उसको, उस पर फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, Rn इज इक्वल टू R0 n²/z। ठीक है, क्या गिवन है, x यूनिट रेडियस है। कब, जब आपका ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट है तीसरा और एटॉमिक नंबर है दूसरा, दैट मीन्स 3²/2। मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आई, R0 9/2, मतलब R0 की वैल्यू क्या निकल के आई, 2x/9। ये आपका रिजल्ट है, R0 x की टर्म्स में आपने निकाल लिया। ठीक है, अब ए पार्ट के लिए क्या है भाई वैल्यूज, आप देखिए सेकंड ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू क्या है भाई 2, और हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या है 1। तो क्या निकालना चाहते हैं आप, 2 और 1 के हिसाब से। सो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 1। अगेन आप देखिए Rn इज इक्वल टू R0 n²/z, सो दैट इज इक्वल टू R0, n की वैल्यू है 2, so 2²/z 1, so that will come out to be 4R0, और R0 की वैल्यू x की टर्म्स में कितनी है, 2x/9, so that means the radius required is equal to 4 times of 2x/9, so that is 8x/9 आंसर। तो ये आपका पहला सवाल, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। सिमिलरली आप दूसरे सवाल, थर्ड ऑर्बिट, जैसे फोर्थ ऑर्बिट तो n की वैल्यू 4 और Li2+ तो z की वैल्यू 3, सिमिलरली n की वैल्यू 3,
और z की वैल्यू 4। तो बाकी b और c पार्ट जो है वो आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है। जितने लोगों को डेरिवेशन क्लियर नहीं है वो एक बार खुद से ट्राई करें, और फिर भी आपसे नहीं होता है तो डोंट वरी, आप सीधा रिजल्ट्स को याद करें। रिजल्ट्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू डेरिवेशन। ठीक है, ओके। धीमे धीमे आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर क्लियर, मैंने पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये चीज स्किप नहीं हो सकती कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, कोशिश करिए। धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं ये जो जो क्या कहते हैं नोट्स हैं आज के, ये आपको भेज रहा हूँ, अभी अभी भेज रहा हूँ आपके सामने, तो आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वीडियो लिंक भाई सबके पास है, वीडियो लिंक जो है वो आप अपने करस्पॉन्डिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये बैच था अपना CPS B, हाँ CPS B सेक्शन B था ना। तो देखिए मैंने आपके ग्रुप में आज के जो नोट्स हैं वो डाल दिए, आप चेक कर सकते हैं। आपके ग्रुप में आज के नोट्स रिसीव हो गए होंगे, तो आज जो हमने लिखा है वो आपको भेज दिया। ठीक है, चलिए ओके फिर, सर। बाय बाय। मोबाइल आपका